गुड मॉर्निंग बच्चों आज की वीडियो में हम सब कक्षा 7 की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 2 में पाठ 19 आश्रम का अनुमानित व्यय पाठ को पढ़ने वाले हैं बच्चों, जिसे लिखा है महात्मा गांधी। स्वयं महात्मा गांधी ने इसे लिखा है। और बच्चों इस पाठ में हम लोग पढ़ेंगे कि किस प्रकार आश्रम की जब स्थापना की थी महात्मा गांधी ने, तो उस दौरान आश्रम की स्थापना करने के दौरान उसमें लगने वाले जितने भी खर्चे आए थे, आश्रम की स्थापना करने में जितने भी छोटे मोटे खर्चे आए थे कि वहाँ पे पुस्तकालय कैसे होनी चाहिए आश्रम में, और आश्रम में सब्जियाँ बनाने के लिए उसके बाहर थोड़ी सी जगह थी, वहाँ पे खेती बाड़ी करने के लिए कितनी कितनी एकड़ ज़मीन चाहिए, मतलब लेखा जोखा पूरा ब्यौरा गांधी जी ने एक तैयार किया था। और इसका ओरिजिनल रूप हमें इस पाठ के माध्यम से पढ़ने को मिलता है। और इस प्रकार जैसे हम लोग भी कभी घर में कोई चीज़ करते हैं, घर में सबके एक लेखा जोखा तैयार किया जाता है पूरे महीने का खर्च, कि दवाई पे कितना खर्च हुआ और स्कूल की फीस कितनी, राशन में कितना खर्च हुआ, पानी वाले को टैक्स कितना दिया, बिजली का बिल कितना भरना है। तो पूरे महीने में होने वाले खर्च को हम लोग निकालते हैं कि एक महीने का खर्चा पूरे घर का इतना आता है। तो ऐसे ही गांधी जी आश्रम का जब स्थापना करते हैं तो पूरे महीने का एक बजट तैयार करते हैं, महीने का नहीं पूरे आश्रम का एक बजट तैयार करते हैं। और उसमें लिखते हैं कि क्या क्या चीज़ें उनको चाहिए, बर्तन से लेके कपड़े से लेके हर एक छोटी बड़ी चीज़ों का उन्होंने ध्यान दिया है। और आप पाठ के इस पीछे पेज नंबर आप 138 पे आप देख सकते हैं कि घरेलू सामान का उन्होंने पूरा एक लिस्ट बनाया है। और उसमें देखिए बैसाख बदी 13 मंगलवार 11 मई 1915 पूरा का दिन और पूरी तारीख दी हुई है कि इसी दिन उन्होंने ये सारी चीज़ें लिखी थी, और इसमें हर एक छोटी बड़ी चीज़ें लिखी हैं। तो बच्चों चलिए हम इस पाठ की शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि गांधी जी ने क्या लिखा है। आरंभ में संस्था, यानी संस्था बोलते हैं आश्रम को, संस्था में 40 लोग होंगे। शुरुआत में जब उनकी आश्रम की स्थापना हुई थी तो कुल कितने लोग थे? 40 लोग थे। कुछ समय में इस संख्या के 50 हो जाने की संभावना है। कुछ समय में ये जो संख्या थी वो 50 हो जाने की वो संभावना करते हैं। हर महीने औसतन 10 अतिथियों के आने की संभावना है। हर महीने में लगभग 10 अतिथि आएंगे वहाँ पे और रहेंगे, ऐसा वो बोलते हैं। इसीलिए स्थान की व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि परिवार वाले लोग अलग रह सके और शेष एक साथ। अभी आश्रम पूरी तरीके से बना नहीं है, उसके निर्माण का कार्य अभी जारी होना बाकी था, और वो ऐसा बोलते हैं। अभी वो छोटा सा बना है, पूरा इसका निर्माण अभी बाकी है। अभी बोलते हैं कि इसमें 3 या 5 सपरिवार होंगे, और ऐसी इसकी व्यवस्था करनी होगी कि जो फैमिली के साथ आएंगे लोग उनको उनके रहने की व्यवस्था अलग की जाए, और बाकी जितने लोग बच जाते हैं वो लोग एक साथ रह पाए। इनको ध्यान में रखते हुए 3 रसोई घर हों और मकान कुल 50,000 वर्ग फुट क्षेत्रफल में बने तो सब लोगों के लायक जगह हो जाएगी। वो बोलते हैं कि इतना बड़ा होना चाहिए, कितना होना चाहिए, कुल 50,000 वर्ग फुट क्षेत्रफल में होना चाहिए। उसका जो एरिया है क्षेत्रफल वो कम से कम 50,000 वर्ग फुट में होना चाहिए। और कम से कम 3 रसोई घर, यानी किचन कितना होना चाहिए? 3 होना चाहिए, तब जाके लोगों के लायक जगह बन पाएगी। इसके अलावा 3000 पुस्तकें, 1,000, 2,000 नहीं, 3000 पुस्तकें रखने के लायक पुस्तकालय होनी चाहिए, एक लाइब्रेरी भी होनी चाहिए और अलमारियाँ होनी चाहिए। अब गांधी जी क्या क्या चीज़ें इसमें बता रहे हैं कि कितने कुल 50,000 वर्ग फुट में उनका ये क्षेत्रफल चाहिए जो उनका आश्रम बनेगा मकान बनाने के लिए। आश्रम को ही वो मकान बोल रहे हैं। और कम से कम 3 रसोई घर, किचन बनने चाहिए, और कम से कम 3,000 पुस्तकें रखने के लिए पुस्तकालय की एक व्यवस्था उसमें होनी चाहिए। कम से कम 5 एकड़ जमीन खेती करने के लिए चाहिए, 5 एकड़ जमीन में खेती करने के लिए चाहिए, जिसमें कम से कम 30 लोग काम कर सके। इतने खेती के औजार चाहिए जिनमें कुदालियों, फावड़ों और खुरपों की जरूरत होती है। अब हम लोग खेती करेंगे तो खेती करने के लिए औजार भी हमारे पास होने चाहिए, जिसमें उन्होंने लिखा है कुदाली, फावड़े और खुरपा। बड़े गिरी के निम्नलिखित औजार भी होने चाहिए: 5 बड़े हथौड़े, 3 बसूले, 5 छोटी हथौड़ियाँ,
2 एरन, 3 बम, 10 छोटी बड़ी छेनियाँ, 4 रंदे, 1 सलानी, 4 केतियाँ, 4 छोटी बड़ी बेधनियाँ, ठीक है, 4 आरियाँ, आरी लकड़ी काटने वाले औजार को आरी बोलते हैं, 5 छोटी बड़ी सड़ासियाँ, सड़सियाँ बोलते हैं, जैसे पेचकस टाइप का होता है, उसको पकड़ के लोहे को तोड़ने मोड़ने को सड़सियाँ ही बोलते हैं। 20 रतल कीले, 20 रतल मतलब ढेर सारे कील, जो छोटी छोटी है, छोटी और बड़ी। 1 मोंगरा, लकड़ी का हथौड़े को मोंगरा बोलते हैं ना, लकड़ी का जो हथौड़ा होता है उसको मोंगर बोलते हैं। मोची के औजार, मोची किसी का जूता वगैरह कुछ फट गया तो मोची के भी औजार होने चाहिए। पूरे आसना में वो पूरा व्यवस्था करना चाहते हैं कि किसी प्रकार की किसी को भी कोई भी दिक्कत महसूस न हो। तो उन्होंने क्या क्या लिखा, बढ़ईगिरी के लिए ढेर सारे औजार होने चाहिए, जिसमें इतनी सारी उन्होंने औजारों के नाम गिना दिए, जिसमें से कि आधे औजार हम लोग जानते हैं और आधे नहीं जानते हैं। ये सारे हमें बढ़ई के पास, मोची के पास ये सारे औजार मिलेंगे और वही इनका सारा नाम जानते हैं, ठीक है। छोटी बड़ी बेदिया, सलानी, छोटी बड़ी छेनी, छेनी हथौड़ी का नाम आप लोगों ने सुना होगा। देखो बच्चों, दक्षिण अफ्रीका से लौटकर गांधी जब अहमदाबाद के एक आश्रम की स्थापना करते हैं तो उसके प्रारंभिक सदस्यों तथा सामान आदि का विवरण इस पाठ में है। जब वो दक्षिण अफ्रीका से लौटते हैं तो वो आश्रम की स्थापना करते हैं, आश्रम की स्थापना करते हैं तो प्रारंभिक अतिथि और वहाँ पे जो होने वाले खर्चे थे उसका ब्यौरा वो इस पाठ में लिखते हैं, ठीक है। आगे वो क्या लिखते हैं, मेरे अनुमान से इन सब पर कुल 5 रुपया खर्च आएगा। उस जमाने में 5 रुपया बहुत बड़ी चीज़ें थी, तो वो बोलते हैं कि मेरे हिसाब से इन सब पर कुल कितना खर्च आएगा, 5 रुपये का खर्च आएगा। रसोई के लिए आवश्यक सामान पर 150 रुपये खर्च आएगा। रसोई के लिए जो जरूरी चीज़ें हैं उसके लिए 150 यानी 150 रुपये खर्च आएगा। रसोई के लिए कितने वो बता रहे हैं, 150 का खर्च बता रहे हैं, और जितना ये ऊपर औजार वगैरह सारी चीज़ें लिखी हैं उसके लिए 5 रुपये खर्च बता रहे हैं। स्टेशन दूर होगा तो सामान को या मेहमानों को लाने के लिए बैलगाड़ी चाहिए। मैं खाने का खर्च 10 रुपये मासिक प्रति व्यक्ति लगाता हूँ। मैं नहीं समझता कि हम यह खर्च पहले वर्ष में निकाल सकेंगे। वर्ष में औसतन 50 लोगों का खर्च 6000 रुपये आएगा। पूरा एक लेखा जोखा तैयार करें। औसतन मतलब क्या था, एवरेज, कम से कम एवरेज है ना, मैक्सिमम एवरेज मतलब बराबर। वो बोलते हैं कि स्टेशन अगर दूर होगा तो मेहमानों को ले जाने और ले आने के लिए किसकी ज़रूरत होगी, बैलगाड़ी की ज़रूरत होगी, क्योंकि अब स्टेशन दूर होगा। अब के ज़माने में तो मोटर गाड़ी और टैक्सी वगैरह सारी चीज़ें, पहले ऐसा नहीं हुआ करती थी, लोग बैलगाड़ी से आवागमन करते थे। तो बैलगाड़ी की आवश्यकता पे वो बोलते हैं कि मैं खाने के खर्च 10 रुपये प्रति व्यक्ति लगाता हूँ। खाने के खर्च, खाने का जो खर्च है वो 10 रुपये लेते थे मासिक, महीने का प्रति व्यक्ति। एक व्यक्ति से महीने का जो खाने का खर्च है वो कितना लेते थे, 10 रुपये लेते थे। और वर्ष में औसतन 50 लोगों का खर्च 6000 रुपये आएगा। 50 लोगों से उनको 6 रुपये आएगा। मुझे मालूम हुआ है कि प्रमुख लोगों की इच्छा यह है कि अहमदाबाद में यह प्रयोग 1 वर्ष तक किया जाए। यदि ऐसा हो तो अहमदाबाद को ऊपर बताया गया सब खर्च उठाना चाहिए। अहमदाबाद यानी पूरी अहमदाबाद को वो बोल रहे हैं, जितना अहमदाबाद का वो राज्य है, गुजरात में जो अहमदाबाद ज़िला है उसको वो बोल रहे हैं कि अगर ऐसा बताया गया है तो पूरे अहमदाबाद को इसका खर्च उठाना चाहिए, मतलब आश्रम का मिल के खर्च उठाना चाहिए। मेरी मांग तो यह भी है कि अहमदाबाद मुझे पूरी ज़मीन और मकान सभी दे दे तो बाकी खर्च मैं कहीं और से या दूसरी जगह से जुटा लूँगा। अब चूंकि विचार बदल गया है, इसीलिए ऐसा लगता है कि 1 वर्ष या इससे कुछ कम दिनों का खर्च अहमदाबाद को उठाना चाहिए। यदि अहमदाबाद 1 वर्ष के खर्च का बोझ उठाने के लिए तैयार न हो तो ऊपर बताए गए खाने के खर्च का इंतजाम मैं कर सकता हूँ। पूरे अहमदाबाद को बोल रहे हैं कि वो कम से कम कुछ खर्च तो उठाए, क्योंकि अब आश्रम की स्थापना हो रही है तो अहमदाबाद का भी नाम रोशन हो रहा है और अहमदाबाद को ऊपर बताया गया है। वो बता रहे हैं कि अगर हमारा आश्रम का नाम होगा तो पूरे अहमदाबाद का नाम होगा। तो अहमदाबाद का अगर नाम होगा तो अहमदाबाद को भी
पूरे अहमदाबाद को मतलब मिल के आश्रम के लिए कुछ न कुछ डोनेशन या कुछ न कुछ इसके लिए बोझ उठाना चाहिए। चूँकि मैंने यह खर्चे का अनुमान जल्दी में तैयार किया है, अनुमान लगा के वो जल्दी जल्दी इसका ब्यौरा बनाते हैं खर्च का, इसीलिए यह संभव है कि कुछ मंदें मुझसे छूट गई हों, कुछ मंदें उनसे छूट गई हैं, मतलब कुछ ज़रूरी चीज़ें उनसे छूट गई हैं, ठीक है। इसके अतिरिक्त खाने के खर्च के सिवा मुझे स्थानीय स्थितियों की जानकारी नहीं है। अब उनके दिमाग में खाने का ही ज़्यादा वो है कि खाने के खर्च के सिवा और भी जो छोटी छोटी ज़रूरतें हैं उनको जानकारी नहीं है, जबकि उन्होंने सारी बारीकियों को ध्यान दिया है और सारी चीज़ों के बारे में लिखा है। इसीलिए मेरे अनुमान में भूलें भी हो सकती हैं। वो लिख तो रहे हैं लेकिन वो बोल रहे हैं कि हो सकता है कुछ चीज़ें मुझसे छूट गई हों लिखने में, जो यहाँ आश्रम के लिए ज़रूरी है, आश्रम के लोगों के लिए ज़रूरी है, आश्रम को तैयार होने में, उसके निर्माण कार्य में कुछ चीज़ें ज़रूरी है। यदि अहमदाबाद सब खर्च उठाए तो विभिन्न मदों में खर्च इस तरह होगा। यहाँ बॉक्स में लिखा है बच्चों, देखो, अहमदाबाद में स्थापित आश्रम का संविधान स्वयं गांधी जी ने तैयार किया था। इस संविधान के मसवीदे से पता चलता है कि वह भारतीय जीवन का निर्माण किस प्रकार करना चाहते हैं। अब देखो वो बताते हैं कि अगर अहमदाबाद सब खर्च उठाएगा तो विभिन्न मदों में खर्च इस तरह होगा: किराया, बंगला और खेत की जमीन, किताबों की अलमारियों का खर्च, बढ़ई के औजार, मोची के औजार, ठीक है, मोची के औजार, चौके का सामान, एक बैलगाड़ी या घोड़ा गाड़ी, एक वर्ष के लिए खाने का खर्च 6,000 रुपया। वो बोलते हैं कि जो अहमदाबाद पूरा खर्च उठाएगा वो अपने आप को ही बोल रहे हैं कि इतनी सारी चीज़ें उसमें आएंगी। चौके का सामान मतलब वही किचन का सामान, एक बैलगाड़ी या घोड़ा गाड़ी का खर्च, एक वर्ष के खाने का खर्च 6,000 रुपया। मेरा ख्याल है, वो आगे लिखते हैं, मेरा ख्याल है कि हमें लुहार और राजमिस्त्री के औजारों की भी ज़रूरत होगी, दूसरे बहुत से औजार भी चाहिए, किंतु इस हिसाब से मैंने उनका खर्च और शिक्षण संबंधी सामान का खर्च शामिल नहीं किया है। शिक्षण के सामान में 5-6 देसी हथकरघों की आवश्यकता होगी। देसी हथकरघों का मतलब होता है हमारे आसपास के जो लोकल होते हैं मजदूर या मिस्त्री, जो अपने हाथों के कारीगर के लिए फेमस होते हैं, जैसे हाथों से नल ठीक कर देना, कई सारी चीज़ें जो मिस्त्री हमारे घरों में आके काम करते हैं, हथकरघे उन्हीं को बोलते हैं। तो लेबर और मिस्त्री क्या होते हैं? हथकरघे ही होते हैं, मतलब हाथों के द्वारा किए गए जो काम होते हैं, जो हमारे लिए काम करते हैं, उसको ही हथकरघे बोला जाता है। बच्चों ऊपर देखिए, घरेलू सामान की लिस्ट में गांधी जी ने क्या क्या चीज़ें बनाई हैं उसको हम लोग पढ़ते हैं। लिखा है उन्होंने 4 पतीले 40 आदमियों का खाना बनाने के योग्य। 4 पतीले मतलब भगोना टाइप होता है, उसमें खाना बनाने का काम होता है। कम से कम उन्होंने 4 बोला है, और कितने आदमियों के बनाने के लिए वो होना चाहिए? योग्य, मतलब छोटा नहीं होना चाहिए, कम से कम 40 आदमी का बन जाए। मतलब हम लोगों ने शादी ब्याह में देखा होगा, जो हलवाई होते हैं वो बड़े बड़े पतीले लेके आते हैं खाना बनाने के लिए, तो वैसा ही वो पतीले 4 मंगा रहे हैं। आगे क्या लिखते हैं? 2 छोटी पतीलियाँ, अब 2 उससे थोड़ी सी छोटी पतीलियाँ 10 आदमियों के योग्य, 10 आदमियों के खाना बनाने के योग्य। 10 आदमियों का नाम उन्होंने संख्या इसलिए लिखी है कि इससे हमें उसकी साइज का पता चलता है, छोटी या बड़ी। अगर हम लोग बोलेंगे तो छोटा बड़ा, तो एक बड़े के सामने छोटा ला के रख देंगे तो छोटा बड़ा आराम से समझ में आएगा, लेकिन 10 आदमियों के योग्य, 40 आदमियों के योग्य, इससे हमें पता चलता है कि उसकी साइज कितनी होगी पतीलों की, ठीक है। 3 पानी भरने के पतीले या तांबे के कलश, पानी भरने के लिए पतीले भी वो मंगा रहे हैं और तांबे के कलश भी मंगा रहे हैं। 4 मिट्टी के घड़े, 4 तिपाइयाँ, तिपाई मतलब 3 पैरों वाला, ठीक है। 1 कढ़ाई, तिपाइयाँ किसे बोलते हैं? जिसमें मटके को ऐसे रखते हैं, 3 पैर उसके ऐसे लगे होते हैं, ट्राईपॉड, जैसे हमारे ट्राईपॉड अभी चलता है, फ़ोन रख के उस पर ट्राईपॉड पे रखते हैं, वैसे 4 तिपाइयाँ, 4 तिपाइयाँ यहाँ बोल रहे हैं चारपाई के लिए, ठीक है। 1 कढ़ाई, 10 रतल खाना पकाने योग्य, 3 कलछियाँ, 2 आटा गूँथने की परातें, आटा गूँथने के लिए बड़े बड़े थाले जैसे परात होते हैं, उसको वो मंगा रहे हैं। कम से कम कितने मंगा रहे हैं? 2 आटा गूँथने की परातें,
एक पानी गर्म करने का बड़ा पतीला, 3 केतलियाँ, 5 बाल्टियाँ या नहाने का पानी रखने के बर्तन, 5 पतीले के ढक्कन, 5 अनाज रखने के बर्तन, 3 तइयाँ, 10 थालियाँ, 10 कटोरी, 10 गिलास, 10 प्याले, 4 कपड़े धोने के टब, 2 छलनियाँ, 1 पीतल की छन्नी, 3 चक्कियाँ, 10 चम्मच, 1 करछा, 1 इमाम दस्ता, मसूड़ी, 3 झाड़ू, 6 कुर्सियाँ, 3 मेजें, 6 किताब रखने की अलमारियाँ, जो अलमारी होती है किताब रखने की वो 6 कम से कम मंगा रहे हैं, 3 दवातें, दवात स्याही लिखने वाला 3 कम से कम दवात मंगा रहे हैं, 6 काले तख्ते, 6 रैक सामान रखने के लिए रैक मंगा रहे हैं 6, ठीक है। और 3 भारत के नक्शे, जो भारत का जो मैप होता है इंडिया का मैप, वो कम से कम 3 मंगा रहे हैं। और क्या वो बोल रहे हैं, 3 दुनिया के नक्शे, 3 पूरे वर्ल्ड के नक्शे मंगा रहे हैं वो, 2 बम्बई अहाते के नक्शे, 1 गुजरात का नक्शा, 5 हथकरघे, 5 हथकरघों को वो बुला रहे हैं, बढ़ई के औजार, मोची के औजार, खेती के औजार, और 4 चारपाइयाँ, 1 गाड़ी, 5 लालटेन, 3 कमोड, 10 गद्दे, 3 चैम्बर पॉट आदि, 4 सड़क की बत्तियाँ, ठीक है। बैशाख बदी 13 मंगलवार 11 मई 1915, इस दिन 1915 में उन्होंने ये सारा ब्यौरा, घरेलू सामान का एक ब्यौरा तैयार किया था। ज्येष्ठ का महीना होता है, उसके बाद हमारा बैसाख आता है, ठीक है। उसी बैसाख के महीने में उन्होंने ये सारा घरेलू सामान का ब्यौरा तैयार किया था, ठीक है। और इस पाठ को लिखा है बच्चों मोहनदास करमचंद गांधी ने। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा बच्चों, पूरे चैप्टर में क्या पढ़ने को मिला, क्या इसका सार निकला। एक ये सार निकला कि हम कोई भी काम करने जाते हैं, अगर किसी चीज़ की स्थापना करते हैं तो हम लोग सबसे पहले ये सोचते हैं कि इसमें कितना खर्च आएगा। कुछ चीज़ें हम लोग बनाने से पहले, जैसे हम लोग अगर कोई सब्जी ही बनाने जा रहे हैं घर में, तो हम लोग सोचते हैं इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स पड़ेंगे, कौन कौन से सामान पड़ेगी, और हम लोग सोचेंगे कि वो कितने का आता है। फिर हम लोग सारी चीज़ इकट्ठा करते हैं और फिर उसका हम लोग निर्माण करते हैं। ऐसे ही गांधी जी जब आश्रम का निर्माण शुरू किया था उन्होंने, तो अनुमान किया था ऐसा कि व्यय मतलब होता है खर्च, क्या क्या खर्च इस आश्रम को निर्माण करने में, बनाने में हमारे पास आएंगे। तो उन्होंने इतनी ढेर सारी चीज़ों के नाम बताए। सबसे पहले उन्होंने मकान का जो खर्च था वो मकान कुल 50,000 वर्ग फुट क्षेत्रफल में बना हो ना, 50,000 वर्ग फुट क्षेत्र में बना हो, 3,000 पुस्तकें, रखने लायक पुस्तकालय, कम से कम 3,000 पुस्तकें, और अलमारी होनी चाहिए, कम से कम 5 एकड़ जमीन खेती करने के लिए, 1 एकड़ 2 एकड़ नहीं, 5 एकड़ जमीन होकर, क्योंकि अगर उसमें सारे जो आश्रम में लोग रहते थे वो मिल के खेती भी करते थे, खेती करेंगे तो वहाँ पे सब्जियाँ उगाते थे और वही सारी सब्जियाँ फिर किचन में प्रयोग की जाती थी उनके रसोई घर में। बढ़ईगिरी के कुछ सामान इसलिए मंगा रहे हैं कि उन्हीं में से कोई बढ़ईगिरी का काम कर जानता हो, और साथ में उन्होंने हथकरघों को इसीलिए बुलाया है कि वो रहेंगे तो जो छोटे मोटे उनके ज़रूरत होगी घर में, तो उसको क्या करेंगे, आश्रम में जो ज़रूरत होगी वो उसको पूरा करेंगे, ठीक है। इन सारे को खर्चों को वो जब सामान को इकट्ठा करते हैं और लिखते हैं तो वो उसका खर्च भी बताते हैं। उन्होंने क्या पूरा खर्च बताया है ऊपर कि 150 रुपया खर्च कितना आएगा, रसोई घर का आएगा, और ऊपर जितने भी औजार इन्होंने लिखे थे उस पर खर्च इन्होंने कितना बताया है, 5 रुपये का, 5 रुपये का खर्च बताया है। तो इस प्रकार बच्चों इस चैप्टर में सिर्फ और सिर्फ गांधी जी के व्यय से संबंधित सारी बातें दी गई हुई हैं, छोटी बड़ी चीज़ें। ऐसे ही हम लोग घर में 1 महीने का अगर हम लोग को निकालना हो बजट, तो फिर हम लोग कैसे निकालते हैं, पूछते हैं कि घर में इस महीने दवाई में कितना खर्चा हुआ, स्कूल की फ़ीस कितनी दी गई, ठीक है। अगर हम लोग कहीं घूमने गए, कोई त्यौहार अगर उस दौरान पड़ा, उस महीने में पड़ा, तो उसमें कितना खर्चा आया, पूरा हम लोग जोड़ते हैं और इससे हमें पता चलता है कि हमारे 1 महीने का
औसतन खर्च यानी एवरेज खर्च हमारे घर का कितना है, क्योंकि हर घर की खर्च वो अलग अलग होते हैं। किसी के घर का कम बजट होता है तो उसमें कम लोग खर्च करते हैं, ज़्यादा बजट होता है बच्चों तो उसमें ज़्यादा करते हैं। तो हमें अपने इनकम यानी जो हमारी कमाई होती है उसके अनुसार ही हम लोग क्या करते हैं, व्यय करते हैं, और पैसे कुछ ना कुछ हम लोग थोड़ा मोड़ा बचत करते हैं। ठीक है, तो इसके बाद बच्चों हम लोग का इस चैप्टर खत्म होता है। अब हम लोग अपनी अगली वीडियो में इसके प्रश्न उत्तर करेंगे इस पाठ के। तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद।